Final EFM optional paper Economic Environment in India Chapter 1 Lecture 2 Factors Affecting Economic Environment। इसके 2 पॉइंट हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आगे के पॉइंट अब पढ़ेंगे। थर्ड पॉइंट है आपके इसमें पूंजी निर्माण। पूंजी निर्माण की दर जितनी ज़्यादा होती है, आर्थिक विकास की दर भी उतनी ही ज़्यादा होती है, और बिना पूंजी निर्माण के आर्थिक विकास संभव नहीं होता है। प्रोफेसर कुजनेट्स ने तो यहाँ तक कहा है कि पूंजी और पूंजी का संचय आर्थिक विकास की एक अनिवार्य आवश्यकता है, यानी कि आर्थिक विकास बिना पूंजी के संभव नहीं होता। फोर्थ पॉइंट है आर्थिक नीतियाँ। सरकार आर्थिक नीतियों के माध्यम से ही देश के आर्थिक विकास को गति देता है और उसको दिशा प्रदान करता है। जब आर्थिक नीतियां विकास के अनुकूल होती हैं तो आर्थिक विकास की गति तीव्र हो जाती है, और नीतियां जब प्रतिकूल होती हैं तो आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न होती है। आर्थिक नीतियों में मौद्रिक, प्रशुल्क, औद्योगिक, कृषि, व्यापार, कीमत और रोजगार संबंधी नीतियां शामिल होती हैं। मौद्रिक नीति किसी देश के आर्थिक पर्यावरण के निर्माण में सबसे अहम भूमिका अदा करती है। मौद्रिक नीति का निर्धारण देश का केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। मुद्रा संकुचन या मुद्रास्फीति पर मौद्रिक नीति के माध्यम से ही नियंत्रण लगाया जाता है। प्रशुल्क नीति या जिसको कहते हैं हम राजकोषीय नीति, इसके माध्यम से ही सरकार आय, व्यय, ऋण और करारोपण का निर्धारण करती है। सरकार की जो राजकोषीय नीति होती है वह आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करती है। औद्योगिक नीति के द्वारा सरकार औद्योगिक विकास की प्रकृति और दिशा तय करती है और उसको नियंत्रित करती है। कृषि नीति कृषि क्षेत्र की गतिविधियों को नियंत्रित करती है। जनसंख्या नीति आर्थिक पर्यावरण को प्रभावित करने वाली एक प्रमुख नीति है। भारत में जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति है और सरकार अपनी जनसंख्या नीति के माध्यम से संख्यात्मक प्रतिबंध लगाना चाहती है और गुणात्मक विकास करने का प्रयास करती है। रोजगार नीति के माध्यम से कोई भी राष्ट्र अपनी बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना चाहता है। यदि देश में आर्थिक नीतियां सुदृढ़ और विकास करने वाली होती हैं तो आर्थिक विकास को गति मिलती है, और इसके विपरीत यदि देश में आर्थिक नीतियां कमजोर होती हैं, जटिल होती हैं, तो आर्थिक पर्यावरण को वो दूषित बना देती हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट आर्थिक प्रणाली। देश में 3 तरह की आर्थिक प्रणालियों का प्रचलन है: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें पूंजी को अधिक महत्व दिया जाता है, जो कि नाम से ही स्पष्ट है आपके, और इसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है। निजी क्षेत्र को आर्थिक क्रियाओं में अधिक स्वतंत्रता मिली होती है ऐसी अर्थव्यवस्था में। अमेरिका, जापान, जर्मन, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश पूंजीवादी प्रणाली को अपनाते हैं और उसको अपनाकर ही अपने आर्थिक विकास को तेज करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था, इसमें उत्पादन, वितरण और विनिमय, इन पर सरकार का नियंत्रण होता है। यहाँ पर या इस तरह की अर्थव्यवस्था में सभी को विकास का समान अवसर दिया जाता है। इस प्रणाली के मुख्य रूप से चीन, रूस, भारत आदि राष्ट्रों ने अपना विकास किया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था या इस तरह की प्रणाली सोवियत रूस के विखंडन के बाद समाप्त हो गई। वर्तमान में केवल चीन और क्यूबा ने इस प्रणाली को अपनाया हुआ है।
नेक्स्ट है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बीच का एक मार्ग है। भारत ने आज़ादी के बाद इस प्रणाली को अपनाया और 1991 के बाद उदारीकरण की नीतियां अपनाने के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप में विकास हुआ। वर्तमान में लगभग सभी राष्ट्र उदारीकृत आर्थिक नीतियों को अपना रहे हैं और आज विश्व अर्थव्यवस्था में एक नया रूप ले लिया है। आज विश्व अर्थव्यवस्था जो है उसने इस अर्थव्यवस्था को अपनाने के कारण एक नया रूप ले लिया है। इसके अलावा WTO के कारण अब कोई भी राष्ट्र अपनी स्वयं की नीतियां अपनाकर विकास के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। नेक्स्ट है आर्थिक दशाएं। देश की आर्थिक दशा के आधार पर ही आर्थिक पर्यावरण का निर्धारण किया जाता है। यदि देश की आर्थिक दशा अच्छी है तो आर्थिक पर्यावरण भी अच्छा होगा और आर्थिक दशा दयनीय है तो आर्थिक पर्यावरण भी खराब होगा। आर्थिक दशा किस आधार पर निर्धारित की जाती है, इसके मापदंड क्या हैं? पहला है जैसे राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय। राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय अधिक होगी तो आर्थिक दशा अच्छी होगी। रोजगार की स्थिति अच्छी है तो आर्थिक दशा अच्छी होगी। इसी प्रकार से आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धि, लोगों का जीवन स्तर, पूंजी निर्माण की दर, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन की स्थिति, विदेशी ऋण भार, विदेशी मुद्रा भंडार और विनिमय दर, ये मापदंड यदि अनुकूल होते हैं तो आर्थिक पर्यावरण भी देश के विकास में सहयोग देता है और यदि ये मापदंड प्रतिकूल होते हैं तो आर्थिक पर्यावरण विकास के प्रतिकूल होता है। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी एवं नवप्रवर्तन। प्रौद्योगिकी और तकनीकी विकास से उद्योग और कृषि में तेजी से विकास होता है। नई नई उत्पादन विधियों के कारण देश के उत्पादन में वृद्धि होती है और दूसरी तरफ लागत में कमी होती है और साथ ही नई नई वस्तुओं का उत्पादन, नवीन कच्चे माल की खोज, नए बाजारों की खोज भी होती है। इससे देश का आर्थिक विकास तेज होता है। जहां तकनीकी विकास कम होता है वहां पर आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता और विकसित और विकासशील देशों में यह अंतर स्पष्ट देखने को मिलता है। तकनीकी प्रगति के लिए प्रोफेसर गिल ने चार तत्वों का होना आवश्यक बताया है, जैसे है पहला वैज्ञानिक अभिरुचि, दूसरा समाज में शिक्षा का ऊंचा स्तर, तीसरा नव प्रवर्तनों को व्यवहारिक रूप देना और चौथा उद्यमशीलता। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी या ऋण। जो यहां पूंजी है उसका अर्थ है विदेशी पूंजी। विदेशी पूंजी की उपलब्धता केवल उपभोक्ता और पूंजीगत वस्तुओं की उपलब्धि में ही वृद्धि नहीं करता बल्कि विकास के लिए मानवीय संसाधनों का निर्माण करने में भी ये सहायता करता है। विदेशी पूंजी के खतरे भी बहुत है क्योंकि विदेशी पूंजी राजनीतिक पराधीनता की ओर धकेलता है, देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाता है और आर्थिक साधनों को केंद्रीकृत करता है। विदेशी पूंजी का उपभोग हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। इसलिए यह कहा गया है कि विदेशी पूंजी का उपयोग दवा के रूप में करना चाहिए, भोजन के रूप में नहीं। 9वां पॉइंट है बाजार का आकार। ग्राहकों की जो क्रय शक्ति है वह बाजार के आकार पर निर्भर करती है। ग्राहकों की क्रय शक्ति जितनी ज्यादा होगी बाजार का आकार उतना ही बड़ा होगा और बाजार का आकार जितना बड़ा होगा उतना ही उस देश का पर्यावरण विकास के अनुकूल होगा। विकासशील देशों में बाजार का आकार छोटा होता है। बाजार का आकार छोटा होता है इसलिए उनकी समस्याएं भी छोटी होती हैं। बाजार का आकार बढ़ाने के लिए लोगों की वास्तविक क्रय शक्ति को बढ़ाना जरूरी है। नेक्स्ट है 10 पॉइंट व्यावसायिक वितरण। व्यावसायिक वितरण का अर्थ है देश की जनसंख्या उत्पादन की किन किन क्रियाओं में कितनी मात्रा में लगी हुई है। जनसंख्या का वितरण 3 प्रकार के क्षेत्रों में होता है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं कृषि, मत्स्य पालन, वन, डेयरी, पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आने वाले क्षेत्र हैं। दूसरा है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में आते हैं उद्योग, खनन, निर्माण और जनोपयोगी सेवाएं।
और तीसरा है सेवा क्षेत्र, जिसमें सभी प्रकार की सेवाएं आती हैं, जैसे बैंक है, बीमा है, परिवहन है, शिक्षण है, चिकित्सा, प्रशासन और मनोरंजन आदि। कार्यशील जनसंख्या का जितना भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा होता है, आर्थिक विकास उतना ही कम होता है। जनसंख्या का जितना ज़्यादा भाग द्वितीय क्षेत्र और सेवा के क्षेत्र में लगा होता है, उतना ही आर्थिक विकास तेज होता है और लोगों का जीवन स्तर उतना ही ऊपर उठता है। विकसित राष्ट्रों में जनसंख्या का बहुत कम भाग प्राथमिक क्षेत्र में लगा हुआ होता है, जबकि विकासशील राष्ट्रों की स्थिति इसके विपरीत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्यमशीलता। उद्यमशीलता, किसी भी देश में उद्यमी जितने ज़्यादा कुशल होंगे, उस देश में आर्थिक विकास भी उतना ही ज़्यादा होगा। प्राकृतिक संसाधन या श्रम शक्ति से विकास नहीं होता जब तक कि उन्हें कार्य रूप में परिणत करने की प्रबल इच्छा और जोखिम उठाने की क्षमता वाला कोई उद्यमी नहीं मिलता। हमारे देश में ऐसे उद्यमी उपलब्ध हैं, जिसके कारण हमने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी सफलता का कीर्तिमान स्थापित किया है। नेक्स्ट है 12 पॉइंट, आधारभूत सुविधाएं। जिन देशों में आधारभूत संरचना जितनी मजबूत होगी, वहां का आर्थिक विकास भी उतना ही तीव्र और सुदृढ़ होगा। हमारे देश में आधारभूत संरचना का अभाव रहा है, फिर भी विद्युत, सड़क और सिंचाई के साधनों का आज भी अभाव है। हमारे देश के विकास की गति धीमी है। विद्युत, सड़क और सिंचाई के साधन, इन सुविधाओं के निर्माण में बहुत अधिक मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। यह कार्य केवल सरकार के भरोसे ही नहीं किया जा सकता। वर्तमान में उदारीकरण की नीति अपनाई जाती है, जिसके कारण इन सुविधाओं के विकास में भी निजी क्षेत्र का सहयोग लिया जा रहा है। नेक्स्ट है 13 पॉइंट, राष्ट्रीय आय एवं इसका वितरण। जिस देश में राष्ट्रीय आय जितनी ज़्यादा होगी, वहाँ का आर्थिक विकास भी उतना ही ज़्यादा होगा, अनुकूल होगा और प्रति व्यक्ति आय भी ज़्यादा होगी, जिसके कारण लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी या ज़्यादा होगी और देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी ज़्यादा होगी। राष्ट्रीय आय के वितरण से भी आर्थिक पर्यावरण प्रभावित होता है। आय का वितरण जितना ज़्यादा धनिक वर्ग के पक्ष में होगा, इससे बचत बढ़ेगी, लेकिन उपयोग नहीं बढ़ने के कारण विकास की गति नहीं मिलेगी। इसके विपरीत आय का वितरण निर्धन वर्ग के पक्ष में होगा, उससे मांग बढ़ेगी और विकास को भी गति मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट है 14, कुशल संगठन। कुशल संगठन से ही कम संसाधनों से भी अधिक तीव्र गति से विकास को प्राप्त किया जा सकता है। संगठन को कुशल बनाने के लिए मानवीय पूंजी का विकास करना पड़ता है और मानवीय पूंजी का विकास ज्ञान, विज्ञान और कुशलता के समावेश द्वारा ही किया जा सकता है। कुशल संगठन के द्वारा ही उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए आर्थिक विकास को गति दी जा सकती है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है मुद्रा बाजार, पूंजी बाजार। मुद्रा बाजार अल्पकालीन और पूंजी बाजार दीर्घकालीन साख की व्यवस्था करता है। ये बाजार जितने अधिक विकसित और संगठित होंगे, उस देश की पूंजी में उतनी ही अधिक गतिशीलता पाई जाती है। मुद्रा बाजार पर केंद्रीय बैंक अपनी नीतियों के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करता है और यदि देश का मुद्रा बाजार सही दिशा में कार्य करता है, तो वहां उस देश का आर्थिक विकास को गति मिलती है और आर्थिक विकास की दिशा सही होगी। अन्यथा देश मुद्रा प्रसार और संकुचन में फंसा रहेगा। इसी प्रकार पूंजी बाजार भी विशिष्ट वित्तीय संस्थाओं, बचत, विनियोग और पूंजी निर्माण पर अपना नियंत्रण रखता है। इसलिए वह जितना सक्रिय और संगठित होगा, उतना ही विकास अधिक होगा।